जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीवाई की सीरीज के आधुनिक भारत के इतिहास में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं तीसरा भाग को। पिछले 2 लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी पिछले 10 साल के पीवाई की थे, उसको हमने डिटेल में समझा था। और आज हम आगे बढ़ेंगे और बाकी जो भी पीवाई की है उसको हम कवर करेंगे, ताकि आपका जो बेस है स्ट्रॉन्ग हो सके और हर क्वेश्चन को हम सिलेबस के माध्यम से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सवाल है, आंदोलन पर आधारित सवाल है, ठीक है। ये 2015 में सवाल आ चुका हुआ है। सवाल कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। किस आंदोलन के कारण? आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हुआ था, असहयोग आंदोलन के कारण हुआ था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण हुआ था? दोस्तों, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? सूरत में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुट में बट गया था। एक गुट था नरम दल और दूसरा गुट था गरम दल, ठीक है। जो गरम दल था उसका जो लीडर थे, प्रमुख नेता थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये इसके प्रमुख नेता थे। और अगर हम नरम दल की बात करें तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये इसके नेतृत्व थे। हुआ क्या था कि ये जो मिंटो के द्वारा जो लाया गया था, कुछ सुधार लाया गया था, पेशकश किया गया था। तो इसमें जो नरम दल के नेता थे, इनका उसमें उनका समर्थन प्राप्त था। लेकिन जो गरम दल के नेता थे, उनका कहना था कि नहीं, हम इसका समर्थन नहीं देंगे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कांग्रेस 2 मतों में बट गया। एक का मत था जो मिंटो के प्रति उदारवादी था, और एक का जो मत था कि नहीं, हमें किसी तरह से बदलना नहीं, हमें किसी तरह से जो अंग्रेजों के द्वारा जो भी लाया जा रहा है सुधार है, हम उसके पेशकश के उसकी चर्चा करने के लिए हम तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसी कारण से जो है उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, इसके खिलाफ ही चल रहा था। तो ये दोनों आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जो है इन दोनों गुटों के बनने के कारण जो है वो क्या हो गया, रुक गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। तो वो कौन सा आंदोलन था जिसके कारण जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो वो आपका स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस राष्ट्रवादी गतिविधियों के संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? पहला है बंगाल विभाजन के खिलाफ, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या साइमन कमीशन की भारत यात्रा। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में ये शुरू हुआ था। और 19 जुलाई, है ना, 19 जुलाई 1905 को वायसराय कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने बंगाल को जो है 2 भागों में बांटा था। एक था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में मुस्लिम की संख्या काफ़ी ज़्यादा था, और जो पश्चिमी भाग था उसमें हिंदुओं की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इस तरह से देखा जाए तो बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर अंग्रेजों ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं कि उसके दूसरे चरण में प्रवेश कर गया था। और इस समय जो कांग्रेस के गर्मपंथी नेता थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये सब इनका क्या किए, प्रतिरोध में समर्थन किए कि नहीं, बंगाल विभाजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और उसी कारण से देखा जाए तो 1905 में जब बनारस में कांग्रेस का आर्थिक अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो उस दौरान कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की जो वो शुरुआत की थी। तो इस तरह से देखा जाए तो स्वदेशी और बहिष्कार किस राष्ट्रीय गतिविधि के दौरान शुरू हुआ था? तो वह बंगाल विभाजन के आंदोलन के खिलाफ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2019 में आया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ में बना रहे होंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। इसने देसी शिल्पकारों और कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया। दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, उसको आपको, कितने कथन सही है उसको आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ में इसका आंसर दे रहे होंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन की जब उत्पत्ति हुआ था वो सीधे हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी के रूप में। अब बंगाल विभाजन विरोधी के रूप में हुआ था कि जो भी ब्रिटिश से बना हुआ सामान है, हम उसको बहिष्कार करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो देसी शिल्पकार थे या जो उद्योग था, उसको एक समय मिल गया खुद से आगे बढ़ने का, पुनर्जीवित होने का एक टाइम मिल गया।
तो इससे फ़ायदा हुआ कि हमारे जो कह सकते हैं कि जो स्वदेशी उद्यम थे या कह सकते हैं कि जो भी घरेलू जो भी शिल्पकार थे, उसकी जो उद्योग धंधा था वो उसमें बल मिला। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन का विरोध करना, है ना? उस और खुद की जो स्वदेशी उद्यम है उसको बढ़ाना, राष्ट्रीय शिक्षा और जो भारतीय भाषाओं हैं उसका प्रोत्साहित करना। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या स्वदेशी आंदोलन एक अवैध रूप में राष्ट्रीय शिक्षा के रूप परिषद की स्थापना हुई थी? तो हाँ, बिल्कुल हुई थी। आत्मनिर्भरता जैसे कार्यक्रम जो थे वो चलाए गए थे। 1906 में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना भी की गई थी और जो प्राथमिक विश्वविद्यालय कह सकते हैं कि उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो साहित्य, वैज्ञानिक, तकनीक, शिक्षा ये सारे व्यवस्था किए गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका कथन 2 सही है कि हाँ, स्वदेशी आंदोलन एक अवैध रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कहीं न कहीं जो है बंगाल विभाजन इसकी उसकी जो सकारात्मक एक कह सकते हैं कि परिणाम था वो था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होना, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों ही कथनें सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, 2020 में ये सवाल आया था। सवाल कुछ इस तरह से है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, है ना? सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, दशेर का था। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्ती की समूहक की विजय की विरोध की चेतावनी थी। दोस्तों साखाराम गणेश जो थे देवस्कर थे ये अरविंद घोषों के सहयोगी थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था दशेर का था और इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो भी ब्रिटिश वाणिज्यिक था और औद्योगिक शोषण था उसको काफ़ी विस्तार से रूप से उसको चर्चा किया था और ये इसका प्रभाव अगर आप देखें तो बंगाल विभाजन के बाद जो हमारा जो स्वदेशी आंदोलन था उस पर ज़्यादा इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा था और इसकी जो कह सकते हैं कि एक वर्ष में बहुत सारे इन्होंने संस्करण जो है कह सकते हैं कि कॉपियाँ जो है काफ़ी बेची थी और इससे क्या हुआ था कि जो यंग थे, यंग पॉपुलेशन इसको काफ़ी अट्रैक्ट किया था और उन्होंने इसको पढ़ कर के जो स्वदेशी आंदोलन है उसकी तीव्रता को बढ़ा दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो सखाराम गणेश जो है अपने विचारों के लिए काफ़ी लोकप्रिय थे और उन्हें विचारों से स्वदेशी आंदोलन को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही सकारात्मक कह सकते हैं कि एक प्रभाव बनाया, उस पर इफ़ेक्ट बनाया। तो इस तरह से देखा जाए तो हाँ, ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि ये जो लिखित दशेर कथा है ये पुस्तक ने औपनिवेशिक राज के द्वारा जो मस्तिष्क की समूहक विजय है उसकी विरोध की चेतावनी दी थी, ठीक है? दूसरा दोस्तों कि क्या इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों को लोकगीतों को प्रेरित किया? तो हाँ, बिल्कुल स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को इन्होंने प्रेरित किया था और ये स्वदेशी आंदोलन के जितने सारे लोग थे उसकी ये कह सकते हैं कि अ, एक उदाहरण बन चुका था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। दोस्तों अगर हम बात करें कि देवस्कर में जो देश शब्द का प्रयोग किया गया है, वो बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवस्कर में जो देश शब्द का प्रयोग किया गया है, राष्ट्र शब्द का जो प्रयोग किया गया देश शब्द का प्रयोग किया गया है, वो राष्ट्र के अर्थ में प्रयोग किया गया है, किसी क्षेत्र के रूप में नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कथन गलत है कि देश शब्द का प्रयोग बंगाल के क्षेत्र नहीं, बिल्कुल ये एक संपूर्ण राष्ट्र के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है? तो इस तरह से ये कथन गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2023 में ये प्रश्न आया था, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि साथ में अभी बना रहे होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? पहला कथन है कि 7 अगस्त को, है ना? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है। और दूसरा कथन है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। आप उपयुक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है वो सही है? आपको ऑप्शन देना है, ठीक है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, डी उम्मीद करते हैं कि साथ में आप भी इसका आंसर दे रहे होंगे। दोस्तों जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो प्रति वर्ष जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस क्या था स्वदेशी आंदोलन में जो स्मरण में मनाया जाता है क्योंकि हमने 1905 में इसी दिन क्या किया था कि स्वदेशी चीज़ों की अपनाने की शुरुआत किया था और हमने बताया था कि जो हमारे देश में बने हुए चीज़ें इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, ठीक है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पहली बार कब 2000 कह सकते हैं कि 15 में स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो और कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की जो है वो शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 1905 में जो है राष्ट्रीय कह सकते हैं कि इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से आपका देखा जाए तो दोनों ही कथन जो है सही है और एक-दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो कथन 1 और कथन दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2015 में आया था, ये सत्याग्रह पर आधारित प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि साथ में आप भी इसका आंसर दे रहे होंगे,
ठीक है? तो चलिए हम सवालों के माध्यम से इसकी एनालिसिस करते हैं कि प्रश्न क्या बोलता है, ठीक है? ये 2015 में आया था। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि रॉलेट जो सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है वो सही है? पहला कि रॉलेट अधिनियम जो है वो सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग की उपयोग करके प्रयास किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध में ये हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें दोस्तों रॉलेट की अगर हम बात करें, तो अगर देखा जाए तो ये मई 2016 से जनवरी से लेकर के 1919 से बीच जो है कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह सभा की स्थापना जो वो उसकी एक पृष्ठभूमि जो है उसकी तैयार किया गया था। और इन सभी घटनाओं को जो है कह सकते हैं कि होम रूल लीग की जो प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी थी, ये उसको बढ़ाने का काम किया था, जिसने अप्रैल में सत्याग्रह के आधार को उसने तैयार किया था और सत्याग्रह सभा की आयोजित की गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है? और उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? श्री हनुमान, ठीक है? और होम रूल लीग के प्रमुख और कह सकते हैं कि जो समिति थी, उसका एक समर्थन इनको प्राप्त था। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो कथन 1 और कथन दोनों सही है कि ये जो रॉलेट अधिनियम है, सिटीजन कमेटी की सिफारिश में ही ये लाया गया था और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग की प्रयोग का उपयोग प्रयास किया था। कथन 3 की बात करें कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध ये रॉलेट सत्याग्रह के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। साइमन कमीशन को रॉलेट सत्याग्रह के बाद जो है भारत में भेजा गया था, वो 1928 में भेजा गया था, ठीक है? तो बहुत ही डिफरेंस है और ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, ये आपका 1916 से लेकर 1900 के बीच के जितने सारे घटनाएँ हुए थे, उसके कह सकते हैं कि रूपरेखा तैयार किया गया था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसका जो है वो शुरुआत किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका कथन जो है वो पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा नहीं, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 2018 में आया था और ये भी सत्याग्रह पर आधारित सवाल है। सवाल कुछ इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन-सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ठीक है? पहला है राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, विद्यार्थियों एवं महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित एवं आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। तीसरा है किसान अशांति का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना और चौथा है वृक्षारोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की कृषि में अत्यधिक कमी। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? दोस्त वर्ष 1917 में, है ना? वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत की गई थी बिहार से और इसमें जो मुख्य मुद्दा था जो था वो था खदान और भूमि के लिए जो भारतीय किसान थे, वो उन पर नील की खेती किया जा रहा था। उनकी जो खदानें फसलें वो उनकी मात्रा कम थी, तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये अ, अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, इसका जो ध्यान है राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए जो है, तो उनको महात्मा गांधी को बताया गया और फिर महात्मा गांधी ने इसको जो है एक कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से इसको जोड़ दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो है कि ये किसान की कह सकते हैं कि अशांति और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना था, ठीक है? तो इसका कारण क्या था कि जो चंपारण सत्याग्रह है, इसका महत्वपूर्ण पहलू था कि किसान की जो अशांति है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको जुड़ना था क्योंकि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, तो ये पहला उनका आंदोलन था। तो कहीं न कहीं इसको इस हिसाब से देखा गया कि जितने भारतवर्ष में जितने सारे किसान हैं, जो परेशान हैं, उनको देखा गया और दूसरी बात जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको तीव्र कैसे करना है, तो कहीं न कहीं ये एक पहलू रहा था चंपारण सत्याग्रह का। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, वृक्षारोपण ऐसा कुछ नहीं है। ये तो किसान की शांति और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये उसका मुख्य पहलू हो सकता है, ठीक है? सवाल इस तरह से ही टेढ़े-मेढ़े आएँगे, ठीक है? चलिए दोस्तों 2018 में एक और प्रश्न आया हुआ था, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर दे दिए होंगे। चलिए देखते हैं, 1920 में निम्नलिखित में से किसका नाम बदल करके स्वराज सभा कर दिया गया? अखिल भारतीय होम रूलिंग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है? द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा जिसको नाम बदल करके स्वराज सभा कर दिया गया था? तो दोस्तों जैसे कि गांधी जी अखिल भारतीय होम रूल के अध्यक्ष बने थे और इसका नाम उन्होंने परिवर्तित करके जो है वो स्वराज सभा कर दिया था। किसको? होम रूल, जो होम रूल लीग था, इसका नाम बदल करके उन्होंने क्या कर दिया था? स्वराज सभा, ठीक है?
और ये सभा के माध्यम से जो है वो कह सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएँ जो है वो संचालित किया गया था और उन्होंने कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम और सारे जो धर्म के लोग थे उनको एक साथ लाने का भी प्रयास किया था, ताकि जो आंदोलन है वो एक जन आंदोलन में बदले और बहुत सारे लोग इसमें जो है वो भागीदार हों। तो कह सकते हैं कि इसमें किसको जो है बदल कर के नाम रखा गया था, तो वो अखिल भारतीय होम रूल लीग का ये होम रूल लीग है, इसका नाम बदल करके स्वराज सभा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि जितने सारे लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम चाहे किसी अन्य धर्म के लोग हों, वो सब एक साथ आएँ और ये जो आंदोलन है इसका एक बड़ा रूप दें, जन आंदोलन के रूप में इसको बनाया जाए। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल 2019 में ही आया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल कुछ इस तरह से है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूरी मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जो वार कॉन्फ्रेंस है उसमें विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती का प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। तीसरा है कि भारतीय लोग द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। कौन सा कथन जो है वो सही है, कितने कथन सही है? ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक एक करके चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए थे तो दक्षिण अफ्रीका में उससे पहले उन्होंने क्या किया था कि जो गिरमिटिया मजदूर थे उसकी प्रणाली जो चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में, उसको उन्होंने समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाया था। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला आपका कथन बिल्कुल ही सही है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूर की जो प्रणाली है, उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और महात्मा गांधी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जो वार कॉन्फ्रेंस है, यानी विश्व युद्ध के लिए जो भारतीय की जो भर्ती का प्रस्ताव का जो है वो समर्थन नहीं किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है समर्थन नहीं किया था, ऐसा नहीं है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 2019 में ये प्रश्न आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूर प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। और तीसरा है, भारतीय लोग द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है? पहला दोस्तों, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूर की जो प्रणाली थी उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इस तरह से देखा जाए तो ये कथन सही है। दूसरा कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में विश्व युद्ध के लिए भारतीय की भर्ती की प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, ऐसा नहीं है, गलत है, उन्होंने समर्थन किया था। क्योंकि वो नरम कह सकते हैं कि एक तरह से जैसा कि उनकी जो विचार थी वो उदारवादी थी, तो उनको लगता था कि चलो अगर हम अंग्रेजों को इस विश्व युद्ध के लिए अगर भारतीयों की भर्ती का हम समर्थन कर देंगे, तो हमें ये छोड़ कर के चले जाएँगे। उनका ये सकारात्मक सोच था कि अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएँगे, इसलिए उनको हम समर्थन दे देते हैं। और तीसरा है कि भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। अगर इसका ऑप्शन की अगर बात करें देखा जाए तो बिल्कुल ही सही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, जो दूसरे चरण की जो शुरुआत की गई थी, तो ब्रिटिश सरकार जो है कांग्रेस को क्या कर दी थी? अवैध घोषित कर दी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी सही है। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल 2020 में आया हुआ है, ठीक है? और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन-सा गांधी-इरविन समझौते में शामिल था? ठीक है? पहला, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हेतु कांग्रेस का निमंत्रण। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में, है ना, प्रख्यापित अध्यादेश को वापस लेना। तीसरा, पुलिस ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना। और तीसरा है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। उम्मीद करते हैं कि साथ में आप भी इसका आंसर दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं एक-एक का कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है?
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है? प्रश्न कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ गीतों की अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग फ्रॉम ऑफ फ्रीजन से संबंध है? ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका उत्तर दे रहे होंगे, ठीक है? तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफ फ्रीजन से संबंध है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू। तो उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है दोस्तों, ये सॉन्ग्स ऑफ फ्रीजन ये संस्कृत भजन और गीतों के जो है उपनिषदों और उसको अनुवाद किया था, उसकी एक पुस्तक है। और महात्मा गांधी ने ये अनुवाद जो है 1930 में कह सकते हैं उन्होंने 1930 में ये किया था। कहाँ पर किया था? यरवदा जेल में किया था। कहाँ किया था? यरवदा जेल में उन्होंने किया था, जब वो उसमें वो कैद थे, ठीक है? और इसमें जो तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, रामदास और अन्य कवि की जो रचनाओं है, उसको उन्होंने अंग्रेजी में कह सकते हैं कि अनुवाद किया था और काफ़ी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छा काम था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है? पहला है भारत छोड़ो प्रस्ताव एआईसीसी द्वारा अपनाया गया था। ठीक है? दूसरा है भारतीय को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था। तीसरा है 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। और चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद क्रिप्स ने पूर्ण डोमिनियन स्टेट्स के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका आंसर दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अगर हम बात करें तो 1942 में, है ना, 1942 में कांग्रेस का जो है एक बैठक हुई थी। कहाँ? वर्धा में बैठक हुई थी। ठीक है? और इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो गांधी जी का जो अहिंसक जन आंदोलन है, उसको कमान संभालने के लिए एक कह सकते हैं कि प्रस्ताव पारित किया गया था और जिसका नाम दिया गया था भारत छोड़ो। और ये प्रस्ताव कह सकते हैं कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार किया गया था। और ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित था और सरदार पटेल का समर्थन इसमें था। और अगस्त में जब कांग्रेस की जब कमेटी बैठी थी, ठीक है? तो उसमें इसको क्या किया गया था कि इसको अनुमोदित किया गया था कि ठीक है जाओ। और 8 अगस्त 1942 को जो है वो ग्वालियर टैंक और बॉम्बे में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो जो प्रस्ताव उसकी मंजूरी दे दी गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो वो कौन-सा था? 8 अगस्त को क्या लाया गया था? तो वो भारत छोड़ो प्रस्ताव एआईसीसी द्वारा अपनाया गया था। ठीक है? ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर दे दिए होंगे। तो आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी। ठीक है? 1929 के जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद जो है राष्ट्रीय नेताओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध के साधन के रूप में इस जो कह सकते हैं नमक कानून तोड़ने को जो है उसको अपनाया था। और गांधी जी ने, है ना, कह सकते हैं कि उन्होंने इसको नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया था, जिससे कि कह सकते हैं कि और ये एक सिर्फ नमक कानून तोड़ना एक बहाना था। इसका मेन जो मकसद था कि भारतीयों को इसके बहाने इकट्ठा करना, एकजुट करना, ताकि जो आंदोलन है वो और काफ़ी लार्ज नंबर पर लोग इसमें शामिल हो और इसका जो है बड़ा स्केल हो सके। ठीक है? तो ये तंजौर तट पर एक श्री राजा गोपालाचारी थे और उन्होंने यहाँ इसको जो है लोगों को संगठित किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है? ये जो अगर देखा जाए नमक आंदोलन जो है, ये साबरमती से आश्रम से इसको शुरुआत की गई थी और इसको हम कह सकते हैं दांडी मार्च का भी नाम दिया गया था। 1930 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें बस इतना ही।